नमस्ते साथियों, आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम फिर से 1200 प्रश्नों के जो CDP से संबंधित है उसका अगला चरण में 601 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। और समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4-5 दिनों में बहुत कुछ हम मटेरियल भेजने वाले हैं। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला अब सीधे प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का उदाहरण नहीं है, उससे संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मित व्यतीता। अगला देखते हैं, बुधिलब्धि का संबंध किससे है? तो बुधिलब्धि का संबंध कालानुक्रमिक आयु और व्युत्क्रमी से संबंधित है। अगला प्रश्न, 16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत के प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के प्रमुख आलोचना, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत है? सही आंसर होगा एक विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से बाल विकास घटित होते हैं। अगला प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत में वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आत्म साकारात्मक। अगला प्रश्न, शैशव काल की अवधि? तो शैशव काल का अवधि 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न, विकास के बारे में हम पहले भी बताएं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़के अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है, यह क्या दिखाता है? लिंग पक्षपाती को दिखाएगा। निम्न में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति की ओर से बढ़ते हैं। ये गलत पॉइंट है, इसका सही आंसर वही होगा। प्रतिभाशाली होने के निम्न में क्या संकेत नहीं? तो प्रतिभाशाली होने का निम्न में जो प्रमुख संकेत है वो दूसरों के साथ लड़ना। निम्न में कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो विकलांगता का उदाहरण इसमें है डिस्लेक्सिया। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा में केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। तो इसमें नियमित विद्यालय केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना होगा। विशेष अध्ययन के लिए मतलब अगर उसमें कुछ खास गुण है तो उसके लिए उसको समकक्ष से अलग करना होगा। अगला प्रश्न, इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पूजों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप उसको क्या करेंगे? तो उसमें उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगला प्रश्न, व्यक्ति के लिए निम्न में कौन सा युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है? तो अतिकल्पना सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी व्यूह रचना करना चाहिए? तो सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सही आंसर होगा। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधाएं, विकार। अगर बच्चे में एकाग्रता नहीं होगी तो वो अधिगम बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे। अगला, किसके कारण प्रतिभाशाली होते हैं? तो यहाँ पर
अनुवांशिक रचना और वातावरण की अभिप्रेरणा से बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? तो सही उपयुक्त है। इसमें शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालक में पिछड़ा बालक भी, प्रतिभाशाली भी, मंदबुद्धि भी। से आंसर होगा ग्रुप ए, ऑप्शन डी, ये सभी। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम खेलने के लिए छुट्टी दे दिए तो बाकी इन सबों को कक्षा में ही कुछ अलग गतिविधि करने के बारे में बोलेंगे। अगला प्रश्न, यह संगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। तो वो सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का अनुभव करता है वो है स्वतंत्र अध्ययन। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययिता। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए या इन बालकों के साथ ही मिलकर उसको पढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास। केवल कागज़ पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो केवल कागज़ के द्वारा जो है सो आकलन को सीमित कर देता है। आकलन को क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है। बी नंबर सही आंसर। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं जिसमें शिक्षिका को घरेलू काम करने वाली महिला जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है। तो इससे क्या बढ़ेगा? तो लिंग, भूमिका और निर्वाह खेल बढ़ेगा। इसमें क्या बढ़ेगा? लिंग, भूमिका और निर्वाह खेल। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। वो बच्चे भौतिक विश्व के साथ कैसा अनुभव करेंगे, यह सबसे ज़्यादा मायने। अगला प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखिए दिया है पढ़ाते समय समय कक्षा में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो सही आंसर है व्यक्तित्व विभिन्नता पर। मतलब बच्चे जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अलग होंगे उसी प्रकार का हम मनोविज्ञान भी अपना काम करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मनोशारीरिक अवस्थाओं को गतिशील संगठन है तो जो उसके पर्यावरण के साथ या अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता हुआ कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह व्यक्तित्व कहलाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ या अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता है उसको व्यक्तित्व कहते हैं। अगला प्रश्न, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी तो ये को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। माता पिता द्वारा व मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों में करने में सहायता की जानी चाहिए। सी नंबर, के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सही आंसर होगा, उस बच्चे के साथ सामान्य रूप से ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किसको? तो समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से। अगर पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो वो डिसलेक्सिया है। अगला प्रश्न, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, क्या आप करेंगे? तो क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेट करेंगे कि आप और भी ज़्यादा प्रगति करो। अगला प्रश्न, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य
विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा मतलब जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे उसके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता उसके लिए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी मानसिक मंदता मेंटलिटी रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो उसकी जो विशेषता वो अंतर व्यक्तित्व संबंध हो, इसका जो है सो मानसिक मंदता से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है? तो समावेशी शिक्षा। निःशक्त बच्चों का मतलब जो पीछे रह जाते हैं पढ़ने में। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो ये तीनों के तीनों से, इसलिए ग्रुप डी, ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए। कौन बुद्धि की? गतिक बुद्धि की। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारण जी हैं, तो सामान्य बुद्धि से संबंध है इसका। किससे? सामान्य बुद्धि से। विद्यालय आधारित आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित करना, क्या आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थी का नियंत्रण, रचनात्मक पुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने की संवर्धन करता है। तो यही जो है सो सही आंसर होगा, सी नंबर, रचनात्मक पुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन। वाइगोत्स्की के अनुसार, अगला प्रश्न में देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपता विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारण करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने तथा सहायता करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा और प्रकृति। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाली सहायता के साथ किया जाने वाले कार्य। अगला प्रश्न, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं अध्यापकों को, लेकिन सही आंसर ये देखिए, विभेदीकरण है तो बहुत से अध्यापक से पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का ही आकलन करते हैं, ये गलत बात है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो साइजॉइड वर्ग में प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले बच्चे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो आंसर होगा 16 PF। अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो 90 से 109 के बीच में। किस व्यवहारवादी का मानना है कि इन व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जा सकती है? तो ये जो है स्किनर की शब्द है। किसके शब्द? स्किनर। मध्य बचपन की अवधि है। मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 साल। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है तो कम महत्वपूर्ण होती है। सामाजिकरण में समाज के महत्व और स्कूल का महत्व ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो वह कार्यकरण को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है के बजाय खाली जगह? तो प्रकार और मात्रा में। तो एक बच्चे जिस प्रकार सोचेंगे वो वयस्कों से भिन्न होगी। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे कब सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न, आकलन क्या है? तो आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना नहीं, ये नहीं होगा।
सही आंसर होगा सीखने के लिए सुधार का एक तरीका आकलन है। सीखने के लिए सुधार का एक तरीका आकलन है। सीखने के लिए सुधार का तरीका आकलन है। अगला प्रश्न, जटिल पारिस्थितिकी से संसाधित करने वाले शिक्षा बच्चों को सहायता करता है। तो कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, अगर जटिल काम है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। अगला प्रश्न, विकास की गति एक दूसरे के प्रति भिन्न होती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करते। क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन का नमूने का अनुगमन करेगा। अगला प्रश्न, किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक। तो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? पियाजे ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक शिक्षा की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर में होगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब एक दूसरे से बच्चे चर्चा कर सके क्या होता है। अगला प्रश्न, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो विकास भिन्न होते हैं, व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, मतलब बच्चे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगर वो गलती कर रहा है तो उसके चिंतन के रूप में हमें देखना चाहिए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने किया। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त, बुद्धि बहुआयामी है तथा इसके कई पहलू निहित हैं। लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगर हम लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार कर रहे हैं तो लिंग पक्षपाती को दर्शाता है। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन वाइगोत्स्की सम्मत है? तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचना ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो परिवार सामाजिकरण का प्रमुख कारक। अगला प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न बच्चों के लिए किस प्रकार से योग्यता का आकलन करता है? तो सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में, तो उस तरह से उसका आकलन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के लिए निर्माण प्रखंड है। सही आंसर होगा स्कीमा, अवधारणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के लिए अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो सही आंसर होगा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पहले भी देखें। आंसर होगा गति। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंध है? तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत
उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर बल नहीं देता है। सही आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। अगला प्रश्न, ज्ञान के एक बड़े या संबंध भाग को प्रस्तुत करना, ये किससे संबंध है? तो शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने का कठिन बनाएगा। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, उनमें से क्या इसकी प्रमुख विशेषता है? तो शिक्षक के मार्गदर्शक से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका सीखने की विश्वसनीय स्थितियों जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन की सुविधा देना, ये शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्षण है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति का लक्षण है। बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो कारक जी सामान्य बुद्धि है। अगर बुद्धि में कारक जी आ रहा है तो सामान्य बुद्धि, जी फॉर जनरल। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि करता है। किससे? आकलन से। फिर से देखा क्वेश्चन, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसमें अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझेंगे और उसके शिक्षण परिपुष्टि के बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो तथ्यात्मक जानकारी देकर सहायता करेंगे उसके लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियां का अनुकूलन करें। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, इसे शिक्षकों के रूप में किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में। बहुभाषीय अगर होते हैं तो उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत है? तो सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं में क्यों बोलते हैं? तो बच्चे स्वयं में इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो आनुवांशिक संचरण सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में देखिए क्या है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और ये बातों में अंतर होता है। और छोटा करते हैं, क्वेश्चन एक बार में दिख जाएगा। तो इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होगी? तो विद्यालय की भूमिका सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। अगला प्रश्न, किसके अनुसार इदम आईडी, यहम ईगो तथा प्राहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो फ्राइड के अनुसार ईगो, आईडी, इदम जिसको कहते हैं वो सुपर ईगो आता है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर से अपनी चेतना का अभिनय एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है? तो 6 से यौवन वर्ष तक, 6 से यौवन तक मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल है। अगला प्रश्न, और ये आज के अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।